Beta, today we will move with the second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Okay. So some of the important question I will tell you बेटा, जो भी आपके कुछ important questions हैं जिनके chances काफ़ी हद तक रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में आने के, बिकॉज द पार्ट विच आई एम प्रिपेयरिंग वो आपके बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ही तैयार कर रही हूँ. ओके, एंड योर एग्ज़ाम्स, आप लोगों के समय बीतने में पता नहीं चलता बेटा कब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं. सो आप लोग पहले से ही स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारियां अच्छे से रखें. एग्ज़ाम टाइम्स पे तो स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए. ओके, सो चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसमें कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा जिनके चांसेस होते हैं वो मैं आपको वो टॉपिक समेत थोड़े से क्लियर करवाऊंगी. क्लियर बेटा? तो इसमें सबसे पहले फ्लावर आपको पता ही है, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है. ओके, उसमें मेल फ्लावर, फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट क्या क्या होता है आपको पता ही है. एंथर हो गया और नीचे का फिलामेंट हो गया. ठीक है, ये है आपका फिलामेंट और ये है बेटा आपका टॉप का, दिस इज योर एंथर. दोनों के दोनों मिलके क्या कहलाएंगे आपके स्टेमन. ये क्या हो गया आपका मेल पार्ट हो गया. ठीक है ना, फ्लावर की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि इसमें हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दिस इज मेल पार्ट. क्लियर? और फीमेल की अगर मैं बात करती हूँ, सो दिस इज स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल और ये है आपका ओवरी. दीज थ्री कंस्टिट्यूट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. क्लियर बेटा? ये तीनों आपके, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल हो कह सकते हो, कार्पेल कह सकते हैं, और फाइन अल्टीमेटली आपका ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये एक जनरल व्यू है जो मैं आपको, फ्लोरिकल्चर कभी कभी वन वर्ड में पूछा जा सकता है बेटा. फ्लोरिकल्चर उसी से समझ लीजिए ना, फ्लावर्स का. ठीक है, जैसे सेरीकल्चर किसका होता है आपका, सिल्कवर्म का. फ्लोरिकल्चर किसका होता है, फ्लावर्स रिलेटेड स्टडी की जाती है. ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स का कैसे प्रिजर्वेशन करना है, क्या क्या अल्टीमेटली फ्लावर्स के हैं, तो फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर्स आप इसको कह सकते हो. ठीक है, इसी में जैसे एपिकल्चर आप लोगों ने पढ़ा है, हनी बी से रिलेटेड, वैसी फ्लोरिकल्चर एक टर्म है आपकी बुक में. तो इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रही हूँ मैं आपको, फंक्शन ऑफ टेपिटम. तो ये टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम? टेपिटम क्या करता है, इट नॉरिशेस, नॉरिश करता है. नॉरिश मीन्स पालन पोषण करता है. किसका करेगा, डेवलपिंग. क्या डेवलपिंग, पोलन ग्रेन, क्योंकि पोलन ग्रेन ही तो बाद में मेल बनने वाला है ना. ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन ही से तो सारी कहानी स्टार्ट होती है. जब पोलन यहाँ आके लैंड करेगा तभी जाके तो उसमें पोलन ट्यूब बनेगी, तभी जाके वो फाइनली आपके ओवरी में जाकर के एक एग जो है फीमेल से करेगा और एक एग जो दो पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं उनके साथ करेगा. इस टाइप से यहाँ पे 3 एट अ टाइम करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. और यहाँ पे देखो 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है. एक यहाँ पे होगा एग के साथ जो क्या बनाएगा आपका जाइगोट बनाएगा, एक यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज हो रहा है ना, मिल रहे हैं ना आपस में, फ्यूज कर रहे हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया. एक जगह यहाँ जाइगोट बनेगा, दूसरी जगह ये 2 पहले से ऑलरेडी क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं, उसी में एक और मेल गैमेट जाता है. तो एक यहाँ कर रहा है, तो क्योंकि 3 एक साथ फ्यूज हो रहे हैं तो इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. और 2 जगह फ्यूजन की प्रोसेस हो रही है तो इसीलिए इस प्रोसेस को आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अभी आपको मैं पोलन बताने बैठी तो साथ में ये टॉपिक आ गया, मैंने आपका क्लियर कर दिया. ओके, तो टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है. टेपिटम का फंक्शन क्या पूछा होता है, दैट इज टू नॉरिश डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. जो इसमें पॉलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, लैंड करते हैं एक फूल से दूसरे फूल में, जो आते हैं पॉलन ग्रेन, इनको नॉरिश करने का, इनको विटामिन न्यूट्रिएंट्स इनको प्रोवाइड करने का. ठीक है, जब इनको नॉरिशमेंट मिलेगा तभी तो डेवलप होंगे. ठीक है, तो इनको नॉरिश करने का काम कौन करता है, आपका टेपिटम. इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका कभी कभी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू से आप क्या समझते हो, तो स्पोरोजेनस टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, जो कॉम्पैक्टली, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, क्या कहेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस. होमोजेनस से आप क्या समझते हो, होमो मतलब एक जैसे. ठीक है ना, होमोजेनस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स को क्या कहते हैं हम, स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम, स्पोरोजेनस
टिश्यू कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन कभी कभी वन वर्ड में इसके भी आने के चांसेस रहते ही रहते हैं बेटा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दो टर्म्स इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या समझते हो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। किसका फॉर्मेशन? देखो, माइक्रोस्पोर का बनना। किससे बनेगा माइक्रोस्पोर? फ्रॉम पॉलन मदर सेल। किससे बनेगा? पॉलन मदर सेल से बनेगा। और कौन सी प्रोसेस होती है इसमें? मियोसिस होती है, थ्रू मियोसिस, ठीक है ना? मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन का, माइक्रोस्पोर का बनना बेटा, किसकी वजह से? पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना। कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। इसी को क्या कहते हैं? आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एक ये कभी कभी वन वर्ड में आ सकता है, तो आप इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। अब ये आता है, एक आता है स्पोरोपोलिनिन का रोल, कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोरोपोलिनिन। बेटा हमें आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पॉलन होता है, ठीक है, तो उसकी पॉलन ग्रेन जो होती है, जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी दो लेयर होती है। एक बाहर की होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, और एक अंदर की होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो ये एक्साइन होती है ना, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना। ये स्पोरोपोलिनिन का रोल क्या होता है बेटा? ये बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंट मटेरियल कह सकते हैं हम इसको, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं बेटा, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर को भी बेयर कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बेयर करेगा। उसके अलावा कितना ही स्ट्रॉन्ग आप इसमें एसिड डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी बेयर कर लेता है। एल्कलाइन नेचर में भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर इस पे नहीं पड़ता, स्पोरोपोलिनिन की वजह से किस पे नहीं पड़ेगा? पॉलन पे नहीं बनेगा, तो पॉलन अपना सेफ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इसकी आउटर लेयर होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं, बहुत बार ये भी पूछा जाता है आउटर लेयर किसकी क्या कहलाती है, इंटर लेयर, इनर लेयर क्या कहलाती है। तो आउटर लेयर तो एक्साइन होगी, और किसकी बनी होती है पूछा जाता है? स्पोरोपोलिनिन की। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, इसी को इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं कि स्पोरोपोलिनिन की क्यों बनी होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि वो हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड को, एल्केलाई को बेयर कर सकता है। दैट्स वाई जो है आपकी जो आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन कहते हैं वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। एक इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दैट इज पॉलन बैंक। पॉलन बैंक का क्या मतलब है? क्यों पॉलन बैंक बनाए जाते हैं? पॉलन बैंक का क्या यूज है? देखो पॉलन बैंक सीधी सी बात है, बहुत बार क्या होता है बेटा कि आजकल आप लोगों ने देखा है ना, हम लोग बहुत सारे सीड्स खाते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है? पॉलेंस को भी कंज्यूम करते हैं आजकल बेटा। हाई न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम लोग कोई भी विटामिन से, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के रूप में ले लेते हैं ना, तो वो सारे बेसिकली हम लोग पॉलन भी बहुत बार वैसे कंज्यूम करते हैं। अब जो ये पॉलन बैंक है, इसका क्या रोल है? पॉलन बैंक जो होता है बेटा, ये लंबे समय तक पॉलेंस को यहाँ पे स्टोर रखा जाता है। जैसे कोई पॉलन हो गया, माना कि किसी की वैरायटी पूरी ऑफ हो गई, स्विच ऑफ हो गई है, ठीक है, नहीं मिलती है, पर अगर हमारे पास उसका पॉलन है पॉलन बैंक में, तो हम उसके पॉलन के इस्तेमाल से दोबारा से उस चीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे स्पर्म बैंक भी होते हैं आजकल, पॉलन बैंक है, ब्लड बैंक तो होता ही था ना, आप सबने सुना है। तो पॉलन बैंक, ब्लड बैंक की तर्ज पे सोच लीजिए कि पॉलन बैंक वेयर द पॉलेंस आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है ना, पॉलन को वहाँ पे स्टोर किया जाता है। क्लियर बेटा? एक ये भी चीज़ें आपकी हो गई। और क्या है? एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। काफ़ी बार क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपसे को दे दिया जाता है, बना के दे दिया जाता है, डायग्राम दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, और आपको कहा जाता है कि इसको लेबल कर लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, एनाट्रोपस ओव्यूल का आपकी बुक में बना हुआ है, फिगर 2.7 करके आपकी, ओके, तो उसको पक्का चेक कर लेना बेटा आप लोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट इज योर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप इसको पॉलन मेल पार्ट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, पॉलन से, ठीक है। और मेगास्पोरोजेनेसिस, अब मेगास्पोरोजेनेसिस को आप किससे रिलेट करोगे? ओव्यूल से। क्या कहलाती है? ओव्यूल कहलाती है। ये भी माइक्रो मेल होता है, मेगा फीमेल होती है, ठीक है। तो ये ओव्यूल से समझ लेना। ओव्यूल में वो वाला स्ट्रक्चर आपने पूरा इस टाइप का देखा है ना, ये वाला,
यही वाला मैं बोल भी रही हूँ आपको, कुछ इस टाइप से ही, यही वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में देख के जाना। ये जो बाहर के होते हैं ये आपके इंट्रूगमेंट्स होते हैं, ये अंदर इसको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये बीचों बीच जो होता है ये एम्ब्रियो सैक होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। ये सारा न्यूक्लियस कहाँ है, लेबल करने को पूछा जाता है ये सारा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी में एक क्वेश्चन आता है आपका, एम्ब्रियो सैक दो 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेल। मैं आपको एम्ब्रियो सैक की पूरी अच्छी तरह से बता, देखो ये जैसे कि माना बीचों बीच का एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये इसके 3 एंटीपोडल्स हो गए, क्या हो गया बेटा, ये एंटीपोडल्स वाला रीजन हो गया, ठीक। ये आपका सिनर्जिड्स वाला रीजन है, कौन सा है आपका, सिनर्जिड्स वाला रीजन है, ठीक है ना। बीचों बीच आपका एग है, बीचों बीच बेटा एग है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक एग है, 2 मेल गैमेट आते हैं, एक मेल गैमेट आपके इस एग से फ्यूज होगा, और एक मेल गैमेट आपका ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस है ना बीच के, इनके साथ जाके मीट करेगा। तो जो ये एग के साथ हुआ, एग प्लस मेल गैमेट, इसने क्या बना दिया, जाइगोट। और जो ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियस उसके साथ किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सपैंड PEN करके कहा जाता है, ठीक है ना। PEN को एक्सपैंड करो, इसका फुल फॉर्म लिखो। तो PEN आप समझ गए हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक। बाद में नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक को, ठीक है ना। तो अब देखो 2 जगह हुआ ना फर्टिलाइजेशन, 2 जगह हुआ, एक तो यहाँ पे हो गया एग के साथ जाइगोट बनाया, एक यहाँ पे हुआ पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन होने की वजह से बेटा इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस थे, देखो एक और चला गया मेल, 3 आपस में फ्यूज हो गए ना, इसी की वजह से इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं बेटा काफी बार, ट्रिपल फ्यूजन से क्या समझते हैं आप, और डबल फर्टिलाइजेशन से क्या समझते हैं। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो सैक और 2 ये क्या होता है बेटा, 2 इट इज 8 न्यूक्लिएटेड, क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड, बट या फिर इस कह दो 7 सेल्ड। पर इसके सेल की अगर हम बात करें तो ये 7 सेल्ड है। वो कैसे, देखो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, 2 से कितने बन जाते हैं बेटा, 4 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। 4 से कितने, 2 से 4, 4 से कितने हो जाते हैं, 8। अब 8 का अरेंजमेंट मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए कैसे, 3 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ पे 4 5 6 यहाँ 3 यहाँ हो गए, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए 3 यहाँ हो गए बेटा, ठीक है, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए बच्चों, ओके। 3 3 6, 2 बीच में क्या हो गए, 2, ठीक है, 7 क्लियर, और एक आपका फिर आ जाएगा तब 8 हो जाएगा। तो हालांकि ये क्या है, 8 न्यूक्लिएटेड है, बट इसको हम कितना कहते हैं, 7 सेल्ड कहते हैं। कितना कहते हैं, 7 सेल्ड, क्योंकि 3 ये मान लो, 3 ये मान लो 6, एक के बीच का 7, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो 2 हालांकि ये होता तो 8 न्यूक्लिएटेड है, बट कितना है, 7 सेल्ड माना जाता है, ठीक है बेटा। 3 इस साइड में मान लीजिए, 3 इस साइड में 6, ये पूरे के पूरे इसको 1 मान लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, 7 सेल्ड हो गया। समझ गए हो आप लोग, इसको 2 थे ना, ठीक है, 2 को हमने पूरा फ्यूज होकर के एक और आ गया, पूरा फ्यूज होकर ये 1 बन गया ना बेटा, क्लियर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 7 सेल्ड कहते हैं। एक ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया, एक एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट होगा, एक जो है पोलर न्यूक्लियस के साथ बनके PN बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये आपका ये जो इसके साथ ये 2+2 पहले से ही थे पोलर न्यूक्लियस, एक और आ गया, तो 3 एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का रोल होता है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पॉलिनेशन वाला पार्ट आप लोगों के उसमें से आई सपोज कि अभी नहीं आता है पोलन वाला, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपके उसमें नहीं है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में बेटा आप लोग कर लेना, ठीक है। PEC को भी फुल फॉर्म कर, उसको भी एक्सपेंड करना आ गया तो क्या लिख लोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया ये, ठीक है ना। पेन का हो गया, PEC का भी आप समझ ही लोगे। अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स है, इवेंट्स हैं आप लोगों के उसमें, वो भी आपको आना चाहिए। तो एंडोस्पर्म से क्या होता है, एंडोस्पर्म बना, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एक इसमें बहुत आपका आता है कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में देखने को मिलते हैं बेटा, कोकोनट में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, कोकोनट वाटर में देखने को मिलते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है सेलुलर
सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल बताओ भी पूछा जा सकता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसमें आप क्या बोलोगे, जो कोकोनट में व्हाइट कलर की जो गिरी नहीं होती बेटा जिसको हम लोग खाते हैं, तो व्हाइट कर्नल, ठीक है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया व्हाइट कर्नल सेलुलर एंडोस्पर्म का। फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कोकोनट वाटर लिख दीजिएगा, आ जाता है। या ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपका फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर, सेलुलर एंडोस्पर्म व्हाइट कर्नल उसका एग्जाम्पल हो गया बेटा। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें इस टाइप से फ्री न्यूक्लियर होते हैं, तभी उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। क्लियर। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड में होता है, ठीक। और आपको उस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझ के जाना है बेटा। आपको मैंने पहले बता दिया, ये जो डायग्राम, ये एनाट्रोपस ओव्यूल का जो डायग्राम है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो इसके फंक्शंस है, जैसे इसका ये वाला जो हिस्सा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हिलम कहलाता है। हिलम क्या है, हिलम जंक्शन है बेटा। जंक्शन किस किस के बीच का जंक्शन है, ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके अलावा फ्यूनिकल क्या है, फ्लूनिकल क्या है, अटैच्ड, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, एक स्टॉक है, ये डंडी टाइप की है जो प्लेसेंटा से अटैच होती है। क्लियर। ये फ्यूनिकल का रोल हो गया। माइक्रोपाइल क्या करते हैं, माइक्रोपाइल जो होते हैं, ये जो इंटेगमेंट्स होते हैं, ये क्या, इनका रोल क्या है, ये इंटेगमेंट्स का रोल क्या है, ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे आपके, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं। न्यूसिलस क्या होता है, इसमें एक वर्ड आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूसिलस। बच्चे इस चीज को छोड़ जाते हैं, तो इसको नहीं छोड़ेगा। न्यूसिलस का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूसिलस। इसमें बहुत ज्यादा फूड रिजर्व भरा होता है बेटा, ठीक है ना। इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है ना, अबंडेंट फूड रिजर्व। तो डेफिनेट सी बात है, ये नॉरिशमेंट ही प्रोवाइड करेगा ये भी। एम्ब्रियोसैक किसके अंदर होता है, न्यूसिलस के अंदर होता है। और एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनदर नेम ऑफ फीमेल गैमेटोसाइट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो है आपका एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ओके। तो मेन चीज बेटा मैं आपको काफी हद तक बता रही हूँ। अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी क्लियर करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपके काफी क्वेश्चंस इसमें से आप लोगों को हेल्प करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ओके। अब इसमें से, और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। मोनोकॉट, डाइकॉट आप लोगों को पता ही है। मोनोकॉट जिसमें एक कॉटिलिडन होती है, और डाइकॉट जिसमें दो कॉटिलिडन। डाइकॉट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया ग्राम चना। देखा है ना, राजमा चना क्या होता है, रात को भिगा दो सुबह खोलो तो उसके दो दरवाजे जैसे ऐसे दिखाई देते हैं, वो डाइकॉट हो गए, दो कॉट्स हो गए, ठीक है ना, डाइकॉट, ठीक है, दो परत हैं। और मोनोकॉट, गेहूं ले लो, रात को उसको भिगाइए, सुबह उसको छिलने की कोशिश करिए, आप उसका छिलका निकल जाएगा इधर उधर से, पर प्रॉपर तरीके से आपको उसका चिक्कल नहीं मिलेगा। वहीं आप राजमा का देखिए, बड़े अच्छे ढंग से मिल जाता है। तो जो बहुत अच्छी परत में आपको मिल रहे हैं दो परतों में, तो वो डाइकॉट हो गए, अदरवाइज जो है आपके मोनोकॉट हो गए। इसी में आप लोगों को दो टर्म्स आपके आते हैं बेटा, कॉटिलिडन, एक वर्ड आता है आपका कॉटिलिडन। क्या आता है, रोल ऑफ, ये एंडोस्पर्म हो गया। अभी मैं इसको भी समझाती हूँ आपको, ठीक है। कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन ये ग्रास फैमिली में ना बेटा इस टाइप की पत्तियां जैसी दिखाई देती है ग्रासेस में, तो यही कॉटिलिडन कहलाती है। क्या कहलाती हैं, कॉटिलिडन। और इसके जो इस टाइप का है, ये स्कटिलम कहते हैं इसको। क्या कहेंगे, स्कटिलम, ठीक है ना। और उसी के अलावा स्कटिलम से ऊपर का हिस्सा बन रहा है बेटा। और इसी में दूसरा आपका एक टर्म है कॉलियोराइजा। क्या है, कॉलियोराइजा। ये कॉलियोराइजा क्या है, रूट वाले को करेगा, रूट को जनरेट करेगा। और रूट ही के लिए रेडिकल वर्ड भी आता है, रेडिकल से रूट बनती है। और जो प्लूम्यूल होता है, क्या होता है, प्लूम्यूल से आपकी शूट बनती है। ये कभी कभी आ सकते हैं, हल्की हल्की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम नेक्स्ट फाइनल उसमें आते हैं बेटा, सीड की बात करते हैं। सीड जो होते हैं आपके नॉन एल्ब्यूमिनस। अगर नेक्स्ट आपका आता है एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। इसमें क्या है, एल्ब्यूमिनस यानी कि जिनमें एंडोस्पर्म का पार्ट रहता है। एल्ब्यूमिनस क्या होता है, विच, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। इतना याद करो, थोड़ी थोड़ी सी चीज लैंग्वेज आप खुद बना लेना साइंटिफिक। रिटेन पार्ट, विच रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, उनको कहते हैं एल्ब्यूमिनस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, वीट हो गया, मेज हो गया। कभी भी देखना है पूरे नहीं पीसते हैं, थोड़ा सा चोकर रह जाता है ना, वो एंडोस्पर्म का ही हिस्सा रहता है, ठीक है, उसको एल्ब्यूमिनस कहते हैं। वही नॉन एल्ब्यूमिनस हो गए तो विच डजंट हैव, कुछ जिसमें एंडोस्पर्म का भाग बिल्कुल नहीं बचता,
रहता है, मतलब तुम उसको खाओगे तो बड़ी अच्छी तरह से वो पूरा का पूरा चबा के खा सकते हो, कुछ बचता नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हो गया पी, हो गया मटर, खा के देखिएगा, खाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। ग्राउंड नट हो गया, देखो पूरा कंज्यूम हो जाता है, कुछ भी ऐसा दरदरा सा मुंह में बचता नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसी में आपका आता है पेरिस्पर्म। क्या आता है? पेरिस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, छोटे छोटे हैं, कंफ्यूजिंग भी, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसको देखिए। यहाँ पे तो मैंने एंडोस्पर्म की बात बताई है। क्या है ये? एंडोस्पर्म से रिलेट है एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। अब मैं न्यूसिलस की बात करती हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? न्यूसिलस। तो रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलेंस अगर है, न्यूसिलेंस का हिस्सा बचता है, तो वो आपका पेरिस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म। तो इसको आप लोग याद कर लो, रिमेन्स, अगर न्यूसिलस का कुछ रेमिनेंट्स बचते हैं तो वो क्या हो गया? आपके पेरिस्पर्म हो गया। इसका एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च। क्या है? ब्लैक पेपर। देखना बहुत दरदरी रहती है, ठीक है ना। तो अगर न्यूसिलस का कुछ पार्ट रिमेन रहता है तो वो आपका पेरिस्पर्म हो गया। ओके। एक और क्वेश्चन भी आता है बेटा आपका, माइक्रोपाइल का रोल क्या है? माइक्रोपाइल टॉप में होती है, जब मैं अगर ऐसी ऐसी, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, इस टाइप से, ये इस टाइप से, जो ये जो स्टार्टिंग होता है ये माइक्रोपाइल होता है। तो ये माइक्रोपाइल क्या करता है? ये ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है ना, ऑक्सीजन एंड वाटर को फैसिलिटेट करता है, यानी कि इसकी एंट्री को मेंटेन करता है, इससे अंदर जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हो गई, H2O हो गई, अंदर बाहर आना जाना जो भी है। अब इसी में जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पेरिकार्प आता है। ये छोटे छोटे टर्म्स है बेटा, पर एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पेरिकार्प क्या होती है? वॉल ऑफ ओवरी। क्या होती है? वॉल ऑफ ओवरी। और ये वॉल ऑफ ओवरी क्या बनाएगी? वॉल ऑफ फ्रूट बनाएगी। क्या बनाएगी? वॉल ऑफ फ्रूट। तो इसी को आपका पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प क्या हो गई? फाइनली वॉल ऑफ फ्रूट। आम का छिलका, संतरी का जो है, ठीक है। तो फ्रूट का जो छिक्कल है, दैट इज योर पेरिकार्प। क्या कहलाता है? पेरिकार्प। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फ्रूट फाइनली, फ्रूट किससे बनता है बेटा? ये पूछा जाता है। तो ओवरी से। तो ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। पूछा जाए अगर ओवरी किससे, किस में कन्वर्ट होती है, तो फ्रूट में। फ्रूट किससे बनता है पूछ लिया तो ओवरी से बनता है, ठीक है ना। अब इसी में फ्रूटी के बाद अगर हम बात करें तो दो पार्ट है। वाई एप्पल इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट। ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, क्योंकि जब जो कोई भी फ्रूट ओवरी के अलावा अगर वो किसी और पार्ट से बन रहा है ना, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट यानी कि डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी। ओवरी के अलावा किसी और पार्ट्स की भागीदारी से जब कोई फ्रूट बनता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि जो एप्पल है वो थैलेमस को कंप्राइज करके भी बन जाता है, उसमें थैलेमस भी मिक्सअप हो जाता है फ्रूट बनाने में, ठीक है ना। थैलेमस भी उस फ्रूट का हिस्सा बन जाता है, तो इसीलिए उन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और ये थैलेमस वाला केस जो है एप्पल में देखने को मिलता है। किस में मिलता है? एप्पल हो गया। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी जो है आपकी उसी में आती है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, कैशू है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और जब कोई फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बन रहा हो तो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? TRUE, ट्रू फ्रूट, सच्चे फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ ओवरी से बन रहे हैं, अदर देन ओवरी अगर बन रहे हैं तो उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो थैलेमस से बन गया, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इसके एग्जाम्पल हो गए, याद कर लेना। अब एक और नेक्स्ट टर्म आता है, शॉर्ट टर्म्स बहुत हैं बेटा इसमें। पार्थेनोकार्पी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोकार्पी, या व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स? तो ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसे फ्रूट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका आता है, इनको सीडलेस फ्रूट्स भी कह सकते हो क्योंकि इनमें सीड नहीं होगा, सीडलेस फ्रूट्स भी कह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है बनाना। क्या है? बनाना, ठीक है ना। ये चीज हो गई। इसी में अगर मैं नेक्स्ट जाती हूँ आपका, तो नेक्स्ट आपका एपोमिक्सिस आता है। क्या आता है? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है ना। एपोमिक्सिस क्या है? अभी तो हमने पढ़ा विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब क्या बन जाते हैं? फ्रूट्स बनते थे, ठीक है ना। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो हो गए आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब अगर मैं एपोमिक्सिस की बात करती हूँ तो इसमें सीड बनता है। क्या बनता है? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाना, दैट इज एपोमिक्सिस। देखो कितना इजी है, थोड़ा दिमाग में बैठा दो ना। फ्रूट बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो गया या पार्थेनोकार्पी हो गई प्रोसेस। और वहीं पे अगर सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए लगा लो, ठीक है, सीड बन गया पर फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादातर ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है, एस्टीरियसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माना जाता है, ठीक है ना, पर कहीं कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल भी करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो है सीड, तो सीड भी बना रहा है पर वहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, पर सीड बना रहा है, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो एक तरीके का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, यानी कि सीड बनाता है, ठीक है बेटा। ये चीजें हो गई हैं। तो हम लोग आजकल जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं बेटा। इसमें डायरेक्टली क्या हो जाता है ना, इस प्रोसेस में और थोड़ा बता दूं, जो एपोमिक्सिस होती है इसमें सीधे क्या बनता है, भैया फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इसमें सीधे के सीधे डिप्लॉइड सेल बन जाता है, पर यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होती, यानी कि मियोसिस नहीं होती है। पहले जब भी हम लोगों के केसेस में क्या होता है, मियोसिस होती है, तो उसके बाद जो फाइनली होता है, तो इसमें मियोसिस नहीं होती है, सीधे क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल बन जाता है। और ये डिप्लॉइड सेल सीधे किस में बन जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इसको क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। फाइनल टर्म आता है बेटा आपका पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी सीधे समझ लो ना, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका बेस्ट एग्जांपल जो होते हैं आपके, बहुत सारे एम्ब्रियोस होंगे इसमें सीधे। एग्जांपल है सिट्रस, क्या है, सिट्रस हो गए, मैंगो हो गए, जहाँ पे आपको पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियोसेक के सराउंड करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोसेक मैंने बोला था ना बीचों बीचों, उसके बाहर पे न्यूक्लियस होता है जो उसके बाहरी एरिया होता है, तो वो डिवाइड होने लग जाता है और छोटे छोटे एम्ब्रियोसेक में उसमें से एम्ब्रियोसेक जैसी फॉर्मेशन बनने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोस, ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोस, इतना याद कर लीजिएगा। ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो इन पॉलीएम्ब्रियोनी, हैव पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है ना, बहुत सारे एम्ब्रियोस होते हैं। एग्जाम्पल याद कर लो आप लोग इसका, सिट्रस। सो इसके रिलेटेड मैंने आपको देखिए ये बता दिया है, पेरिस्पर्म मैंने आपको समझा दिया। पेरिस्पर्म क्या बताया था, जिसमें न्यूक्लियस का हिस्सा बचता है। डोमेंसी क्या होती है कि बहुत बार अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और जैसे पॉलन वगैरह वगैरह जो भी जमीन पे गिर गए तो वो वैसे पड़े रह जाते हैं। जब कभी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उनको प्रॉपर वाटर मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो ये ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान जब ये ग्रो नहीं कर रहे थे, खाली पढ़े हुए, तो उस फेज को क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं या डॉर्मेंट फेज कहते हैं, यानी कि उसकी स्लीपिंग फेज थी, उस समय वो इनएक्टिव थे, एक्टिव नहीं थे, ठीक है। तो इनएक्टिव फेज को ही डॉर्मेंसी कहते हैं। पेरिकार्प मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वो ओवरी की वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक मैंने आपको बता दिया बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट्स बनते हैं। एपोमिक्सिस समझा चुकी हूँ, सीड अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया। पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि बहुत सारे एम्ब्रियोज होते हैं, यानी कि एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज होंगे। इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल, एक ये टर्म भी है आपका, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा मैंने आपको बताया उससे रूट बनती है, कॉलियोप्टाइल से शूट बनती है, ऊपर का हिस्सा बनता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड, इन्हीं दोनों चीजों से रिलेटेड आपका क्या है, हाइपोकॉटिल और इपिकॉटिल हिस्सा है, ठीक है ना, इपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। अगर आप लोग अपना सीड वाले पार्ट को देखोगे, ठीक है, जहाँ पे आपका सीड का डायग्राम बना हुआ है ना बेटा, अगर आप उस वाले हिस्से पे जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, दिखाई देता है, इपिकॉटिल भी दिखा रखा है और हाइपोकॉटिल भी दिखा रखा है, ठीक है। तो उससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे जा रहा है। ईपी यानी कि जो ऊपर की ओर को जा रहा है, हाइपोकॉटिल जो नीचे की ओर को आएगा, ठीक है, यानी कि उससे रूट बनेगी और ईपी से जो है आपकी शूट बन जाएगी। ओके बेटा, तो आई सपोज ये वाला आपके इस चैप्टर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने काफ़ी हद तक इसमें क्लियर कर दिए हैं, तो नो डाउट आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी।